नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे यूपी में बीजेपी की हुंकार की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। बीजेपी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, चुनावी शंखनाद बज चुका है। एक तरफ जहां सीएम योगी एक्शन में है, लगातार बैठकें कर रणनीति बनाई जा रही है, वहीं विपक्ष को भी निशाने पर लिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन यूपी में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने वाराणसी का दौरा किया था और अब केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी का दौरा कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया, तो वहीं मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मिर्जापुर में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि विपक्ष के राज में कुंभ में भगदड़ मच जाती थी, लेकिन योगी सरकार में भव्य आयोजन हुआ। वोट बैंक की राजनीति को लेकर भी शाह ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि इससे पहले ब्रज, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, मां विंध्यवासिनी, प्रयाग का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे। बीजेपी नहीं डरती है। अमित शाह ने अखिलेश और मायावती से पिछले 15 साल का हिसाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर, प्रयाग का विकास हुआ। हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई गई। हर शहर से फ्लाइट की सुविधाएं देने का काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए। आपने क्या किया? अगर आपने योगी जी के 4 साल में किए गए काम का आधा विकास भी किया होता तो जनता आपको माफ कर देती। प्रदेश से माफिया राज के खात्मे की बात करना भी शाह नहीं भूले। उन्होंने कहा कि यूपी में नक्सलवाद को खत्म किया गया, माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है, अपराध का ग्राफ नीचे आ गया है। अमित शाह ने नीट में ओबीसी के आरक्षण को भुनाना शुरू कर दिया है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछड़ों और गरीबों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया। दरअसल यूपी में ओबीसी बड़ा वोट बैंक है और नीट में आरक्षण देने की मांग भी लंबे अरसे से की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो सभी पूरे किए गए। बीजेपी का पूर्वांचल पर भी खास जोर है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मां विंध्यवासिनी के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनेगा, पर्यटन के क्षेत्र में विकास का काम होगा। कभी लोग सोचते नहीं थे कि तीर्थ में रोपवे लगेगा, आज ये संभव हो रहा है। वहीं अपना दल की नेता और बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल आर्टिकल 370 का जिक्र भी किया और कहा कि पीएम मोदी ने 370 खत्म कर भारत को मजबूत किया। बीजेपी की हुंकार से साफ है कि उसने जो रणनीति बनाई उस पर चलना शुरू कर दिया है। योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं और विपक्ष को घेरा जा रहा है। तो बीजेपी की हुंकार है ये, और कह सकते हैं कि यहां से असल में चुनाव की शुरुआत भी अमित शाह के जरिए कर दी गई और बता दिया गया कि उनके खाते में क्या कुछ है, उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ है, जनता को बताने के लिए। और चर्चा में मेरे साथ महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे।
तो बीजेपी के इस हुंकार को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर विजय खेड़ा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी से। संजय सिंह कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले विजय जी, शुरुआत आप ही से। तो डॉक्टर विजय, असल में ये बताइए, क्या यहां से असल में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर आगाज कर दिया है यूपी चुनाव का? चुनाव का साल तो है ही है, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। 6 महीने रह गए हैं, तो अगर कोई भी बात हम उठाते हैं उसको चुनाव से जोड़ा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जोड़िए जिनको जोड़ना। फिलहाल बात यह है कि चुनाव के शुरू होने से पहले सभी पार्टियां अब तक से तैयारियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक खासियत है कि उनके वर्कर जो 3 से 65 दिन काम करते हैं, तो हमको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती कि एकदम चुनाव में हम उनको क्रियाशील करें। इसी तरह हमारे नेताओं का भी है, हर एक को अपना अपना क्षेत्र अलॉटेड होता है, आवंटित रहता है, उस क्षेत्र में जाके काम करते हैं पूरे साल, पूरे 5 साल। फिर भी बड़े नेताओं से हम लोगों को गाइडेंस मिलती है, हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। अमित शाह जैसे नेता तो आपने देखा ही है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा किया था चुनाव में। तो अगर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है और वो आए वहाँ कुछ बोलते हैं, उससे मुख्यमंत्री को भी मार्गदर्शन मिला होगा और वर्कर को भी मिला होगा, हमें नहीं मिला सभी को, तो वो तो एक ठीक बात है। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, 2 बातों की, जो एक विकास का और एक अपराधी राज का समाप्ति, ये 2 बड़ी बातें। तो डॉक्टर विजय खेड़ा, अमित शाह यूपी में आके बताएंगे ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनकी जो टीम है वो ये बताने में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इसका मतलब उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ होगा ना? वो तो जो भी जाएगा वो भी बताएगा। मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो मैं भी बताता हूँ, और अगर वहाँ गडकरी जी जाएंगे कल तो वो भी बताएंगे कि बनारस में क्या हुआ और यूपी में क्या हुआ, और अगर सीतारमण भी जाएंगी तो वो भी बताएंगे। और अमित शाह गए और उन्होंने बता दिया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहाँ अपराध की समस्या बड़ी भारी थी, जहाँ माफिया राज चल रहा था 5 साल में, उसमें गृह मंत्री जी का जाना बड़ी बात है, सारी बातों को उकेरना और बताना, और आज क्या स्थिति है वो और कल क्या उसको समझाना। 28% अपराधी तंत्र कम हो गया है, कहीं 50% हो गया है। ये सारी बातें उनके राज में हुई है, और गृह मंत्री चाहे अगर ये ना बोले तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो बताना ही होगा, गृह मंत्री का तो हिंदुस्तान में ही उनको ये बताना होता है जहाँ जाते हैं। और विकास की बात इसलिए बताएंगे कि वो बनता भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्या विपक्ष के पास अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा? मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने आके ताबड़तोड़ सवाल पूछे विपक्ष से और ये बताया कि हमने क्या किया और अपना हिसाब दो, उसके बाद तो यही लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौना साबित हो गया है। घनश्याम जी, अगर सत्ता पक्ष सवाल पूछने लगे, यानी विपक्ष के रोल में आ जाए, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि ये विपक्ष की भूमिका में ही आने वाले हैं। तो ये इसका आगाज है, इसको मैं इस तरह से मानता हूँ। दूसरी बात, अगर आप मुझे पूरा समय देंगे तो अमित शाह साहब ने जितनी बातें कही हैं, मैं सबका एक एक करके आपको जवाब दे दूंगा। पहली बात उन्होंने कहा है कि बेटियों की सुरक्षा की बात करी है। आप मुझे बताइए कि जो NCRB का रिपोर्ट है जिसको केंद्र सरकार रिलीज करती है, उसमें उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। तो क्या केंद्र सरकार का वो रिकॉर्ड गलत है या रिपोर्ट गलत है या अमित शाह की गलत है? यहाँ इनको ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह से चाहे आपका हाथरस का कांड हो, चाहे कानपुर का कांड हो, चाहे मेरठ का कांड हो, चाहे आपका बागपत का कांड हो, चाहे हरदोई का हो, चाहे बुलंदशहर का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे गोरखपुर का हो, ऐसी घटनाएं हैं महिलाओं के साथ जो पूरा देश इस पे शर्म करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी इस पे शर्म नहीं करते। अगली बात मैं बता दूं, 2017 के चुनाव में जब ये प्रचार करने आए थे उत्तर प्रदेश में, ये घूम घूम कर किसानों से हाथ जोड़ते थे और कहते थे भैया हमें वोट दीजिए, और उन्हीं किसानों के इनके मंत्री और सांसद उनको कभी मवाली कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं, कभी बदमाश कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने घूम घूम कर पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए कहा था कि 14 दिन के भीतर पूरा गन्ना भुगतान हो जाएगा और 48 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगा। वो ना 14 दिन आया, ना ही 48 घंटा आया। आज भी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,500 करोड़ रुपए बकाया है। इसका जवाब देखिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अमित शाह यही तो कह रहे हैं ना, अमित शाह यही कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, विपक्ष के पास गिनाने के लिए क्या है? आप बीजेपी की असफलताओं के अलावा अपना काम कुछ बताएंगे, अपना ब्लूप्रिंट बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अपना काम बताऊं मैंने बताया महिलाओं की सुरक्षा पे 1090 वोमेन एम्पावरमेंट, महिला के लिए
स्वास्थ्य के लिए 108, जो गरीब कभी ये नहीं सोचता था कि हम इलाज कराने गाड़ी से जाएंगे, उसके घर पर एम्बुलेंस आती थी। जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश आज की डेट में महिला अपराध में नंबर पे है, उसी लॉ एंड ऑर्डर में डायल 100 इस पे तो रिजेक्ट हो गए आप, इस पे तो आपको प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया सर। इस पे आप जीरो साबित हुए ना, इस पे आप फेल हो गए, इस पे आप फेल हुए सर। नहीं, आप काम गिनाने की बात कर रहे हैं, मैं काम गिना रहा हूँ। इस काम पे मैं सर अगले ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूँ। अगला ब्लूप्रिंट क्या होगा ये बताएंगे ना लोगों को। आप पिछले कामों पे खारिज हो चुके हैं, पिछले काम लोगों ने आपके सीरियसली नहीं लिए। वो नहीं, इस तरह से आप नहीं कह सकते खारिज हो चुके हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप खारिज हो चुके हैं? देख लीजिए अपना हाल प्रदेश में देख लीजिए आप कहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक एक्सप्रेसवे चालू करके दिया तो मुझे बताइए, कोई एक अस्पताल आपका फंक्शनिंग हो तो मुझे बताइए, कोई एक एम्स फंक्शनिंग हो आप मुझे बताइए, पुलिस रिफॉर्मेशन इन्होंने क्या मुझे बताइए, किसानों के लिए इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। हमने जो किया हम बता रहे हैं, कैसे हो सकते हैं? ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। संजय सिंह भी मेरे साथ कांग्रेस से हैं। संजय जी, अमित शाह के 6 घंटे के यूपी मैराथन दौरे को कांग्रेस कैसे देखती है? इस रेस में दौड़ना पड़ेगा सर, फील्ड पे आना पड़ेगा, आप पीछे न रह जाएं। देखिए, अमित शाह जी को केवल चुनाव के समय निकलते हैं। कोरोना संकट काल में आपने अमित शाह की मौजूदगी पिछले 1.5 सालों में न के बराबर देखी होगी। जब कहीं चुनाव आते हैं तो वो निकल पाते हैं, और वो भाजपा में सर्टिफिकेट बांटने की एक परंपरा सी है। मुलजिम भी भाजपा का होता है और सर्टिफिकेट भी भाजपा वाले ही देते हैं। राम मंदिर जमीन घोटाले में जो हुआ वो सबने देखा है। अभी नीति आयोग ने 1-1.5 महीना पहले ये कहा, सब्सटेंशियल ग्रोथ डेवलपमेंट में जो है उत्तर प्रदेश को सबसे निचले पायदान पे रखा था। और 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा भाजपा सरकार यहाँ बदल ली जाएगी, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। एक माहौल सा बना था नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद और पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद कि यहाँ पे पूरी प्रदेश सरकार बदल दी जाएगी। फिर क्या सेटलमेंट हुआ, कौन सी अंदरूनी बातें हुई, वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, और वो सरकार जो है उसमें कोई फेरबदल नहीं। ये बता के कांग्रेस क्या हासिल कर लेगी? ये बता के कांग्रेस क्या हासिल कर लेगी सर? वोट मिल जाएंगे ये बता के? विपक्ष जो है वो सरकार की कारगुजारियों का, सरकार के भ्रष्टाचार का, सरकार की नाकामियों को गिनाकर ही विपक्ष जो है वापस में आती है। सिर्फ नाकामयाबियों की बैसाखी चढ़ के ही विपक्ष आगे चलेगा, सिर्फ नाकामियां गिना के। और तो क्या टैक्स वसूलने का काम हमारे हाथ में, विपक्ष के हाथ में नहीं है? टैक्स वसूलने का काम सरकार के हाथ में है। विजन है कि नहीं है? सोच है कि नहीं है? कोई दृश्य सर, कोई फ्यूचर के लिए प्लान है कि नहीं है? सोचना भी बंद कर दिया क्या? फ्यूचर के लिए हमारे पास जो प्लान है, घोषणा पत्र, वो आप ही के लोग नहीं मान रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दे। कहिए। घोषणा पत्र में हम अपनी बातें, अपने वादे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, देश के गरीब मजदूर के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए, देश के उद्योगपतियों के लिए हम लेके आएंगे। और फिर जब हम सरकार में आएंगे तो उसके बाद हमारी जवाबदेही होगी। अभी तो फिलहाल ये सरकार में थे, इनका घोषणा पत्र उठा लिया जाना चाहिए। आज अगर ये बहस हो रही है तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपकी टेबल पे संजय जी, रॉकेट की स्पीड के आगे बैलगाड़ी से चल रहे हैं सर आप। इस बैलगाड़ी को कैसे रॉकेट की स्पीड से मैच कर पाएंगे? ये बड़ा अजीब है। कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल भली भांति समझ रही है, बैलगाड़ी से नहीं चलता है। ये भाजपा जो है पिछली बार 47 सीटें थी, उसके बाद सत्ता में आ गई। 47 जब थी तो ये भी बैलगाड़ी पे ही थे। बैलगाड़ी से कब कौन रॉकेट पे आ जाएगा, लोकतंत्र में इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो मुद्दा में आज बात हो रही है अमित शाह के उन दावों की, उन सवालों की जिनका जवाब वो विपक्ष से जानना चाहते हैं। और इन सवालों के साथ असल में अमित शाह ने यह भी बताया कि असल में उन्होंने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, वो सभी वादे पूरे किए और उनके पास बहुत कुछ है उत्तर प्रदेश को अभी देने के लिए। वो लगातार इसके आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। डॉक्टर विजय खेड़ा भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। विजय जी, मिर्जापुर से पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों को कल साधने का काम हुआ, ये माना जाए कि पूरी तरह से साध लिया? आवाज कट रही थोड़ी सी, फिर से बोलिएगा। अच्छा, मिर्जापुर सर, मैं ही जानना चाहता हूं, मिर्जापुर से लेके पूर्वांचल तक सभी 1 दर्जन सीटों पे कल की हुंकार वोटों को साधने के लिए काफी रही? बता दिया सब कुछ इन सीटों के मद्देनजर? मिर्जापुर से इसको साधने के लिए ओबीसी। सर, आवाज आ रही है या मैं आवाज ठीक कर रहा हूँ फिर लौटूं? मिर्जापुर से
पूर्वांचल सर, पूर्वांचल। हाँ हाँ। यहाँ तक कि 1 दर्जन सीटों को साधने की कोशिश कर ली, आवाज में उम्मीद कर रहा हूँ पहुंच चुकी है। पहले मैं एक सापा प्रवक्ता जी की बात का जवाब दे लूं, उसके बाद आपकी बात पे आ जाता हूँ 1 सेकंड में। ये कह रहे थे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अब जब ये कहते हैं तो मुझे कहना पड़ता है, इनको नहीं मालूम है कोरोना से पहले के 2 साल के रिकॉर्ड ये है हमारे सामने क्राइम ब्यूरो के। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी में 4322 रेप केसेज हैं, जो 2% से कम है। कोई बाई की बात नहीं है, रेप तो रेप ही होता है, दुखद होता है, लेकिन इन्हें बताया आंखें खोलने के लिए 2% है। और दिल्ली में 2 करोड़ आबादी में 1217 यानी 6%। इसके बाद केरल में 3.8%, 1972 केस, ये तो इनको बता दूं मैं। और सुल्ताना में हमने जुलाई उत्तर प्रदेश में 60% लोगों को सजा, लगभग 1-2 छोड़ के, और बाकी दिल्ली में 33%, पंजाब में 22%। तो ये तो भूल जाओ आप, ये तो भूल जाओ। और रहा आपका माफिया राज, जो नकली आपके आदमी आरटीओ बन के लूटते थे गाड़ियों के, पुलिस से मिलकर और सपा के नेताओं का हाथ होता था, वो सब बंद हो चुका है। फ्रीली आदमी जाता है यहाँ से, गाड़ी लेके दिल्ली जाओ, गोरखपुर जाओ। अब रहा आपकी बात तीसरा विकास का, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके सामने है, बिंद कॉरिडोर, बुंदेल डिफेंस कॉरिडोर, बिंद कॉरिडोर, कच्छ कॉरिडोर आपके सब सामने है। ये सब कॉरिडोर पर सब पे काम चला है। बुंदेलखंड कॉरिडोर में तो न जाने कितना काम हो चुका है, बेहद 40% से भी अधिक। तो ये सब विकास आपके सब सामने है। और क्राइम रिकॉर्ड आपके सामने, माफिया आपके भीतर है, बड़े बड़े माफिया भीतर होने की वजह से जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के माफिया सब जिलों में घुस गए। लोग खुश हैं। अभी आपको चुनाव में ये पता लग जाएगा, जब सपा नेताओं को तो घुसने नहीं दिया जाएगा मोहल्ले में। बाहर राजनीति की बात रही तो अपने आजम के साथ जो भी रहा हो आपका संबंध, मुझे नहीं पता। और उनके सारे असिस्टेंट, उनके सारे मुस्लिम नेता के रोजाना बयान सुन लीजिएगा कि सपा को घुसने नहीं देंगे हम मुस्लिम, तो वो तो गए बात सपा में। आपके पास बचा क्या है? एक अकेली जातिवाद पे आप जितने वोट ले जाओ 2-4-5 आपके 2 जिले हैं उनमें। सपा का खेल नहीं है, मुकाबला तो होना पाता है। हमको कोई चिंता नहीं है। विजय खेड़ा जी, एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? कानून का राज भी है। विजय जी, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए, सुन पा रहे हो मुझको? जी जी सर, एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ नहीं होगी? नहीं, हमारे पास इसलिए है कि हमारे पास सामने काम है ना, अकेले विकास की बात नहीं है। विकास तो हमने आपके साथ कभी ऐसा कुंभ मेला नहीं हुआ, अभी आपके साथ आपने सुना ही होगा, ये कभी नहीं हुआ ऐसा कि जब तक पिछले न जाए लोग, वहाँ पर कुछ मर न जाए लोग। आज तक भगवान की दया से इतना शांति से हुआ है, इतना साफ सफाई से हुआ है, ये कभी नहीं हुआ। हर स्फीयर में है, मकान है, आवास है, शौचालय है, रोड है, ग्रामीण मार्ग है, हाईवेज है, सब पर हम तो बड़े भारी हैं। आप जो 15-20 साल में नहीं कर पाए वो 4 साल में कर दिया योगी राज में। सबसे बड़ी बात तो माफिया जो भीतर है, जिनका समांतर 2-2 जिलों में, वो सब बंद हो गया है। लोग फ्रीली घूम रहे हैं। तो अब सब ये वोट तो फिर शांति के लिए मिलेगा ना, कानून का राज आया है उसके लिए तो मिलेगा ना, विकास के लिए तो मिलेगा ना। और फिर लोगों को योगी जी पर पूरा भरोसा हो चला है। यही एक आदमी है जो गुंडों से माफिया से हमें बचा सकता है। यही एक आदमी है जो ईमानदारी से काम करता है, खर्चे में पैसा नहीं लगता है। विजय जी, ये फैक्ट्री कहाँ लगा रखी है सर, जहाँ पे इस तरह के सर्टिफिकेट छपते हैं? सर बताइए तो जरा। जी सर, ये फैक्ट्री कहाँ लगाई हुई है जहाँ इस तरह के सर्टिफिकेट छाप रहे हैं आप लोग की इसी पे भरोसा है, यही कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा? ये कहाँ छप रहे हैं सर? यही तो आपके सामने तो है सारा। सर्टिफिकेट का सवाल थोड़ी है, ये तो हम विधानसभा में कह चुके, झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। ये तो हम पब्लिक से आपके प्रेस में कह देते हैं, कराइए। कहते रहिए, लोग माने या ना माने वो भी आप तय कर लेते हैं कि लोग मान भी रहे हैं आपकी बात। सर, ग्राउंड जीरो की हकीकत भी तो समझनी होगी। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ठीक है सर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, असल में देखिए, अगर जातिगत के हिसाब से भी सोचे और वोटों की राजनीति के हिसाब से भी सोचे तो बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बीजेपी अपने काम भी बता रही है और किस तरीके से नीट में ओबीसी आरक्षण का दाव मास्टर स्ट्रोक खेला वो भी हमने देखा। सर, कई सारे तीर चल दिए ना, आपके तर्कश में इसके विपरीत कौन से तीर हैं? घनश्याम जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना उचित होगा। इन्होंने माफिया की बात करी। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है आजादी के बाद जहां जेल में तमंचे पे डिस्को हो रहा है और जेल में माफिया एक दूसरे को मार रहे हैं, इनका कानून का राज स्थापित हो गया है। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता वहां से कैदी भाग जाता है। छोटे राजन का इलाज जब कोरोना काल में एक आदमी एक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था तो इन्होंने केंद्र सरकार में उसका एम्स में उसका इलाज करवाया। अभी भी वो एम्स में भर्ती है। ये माफिया के साथ कौन है ये बताएंगे हमें? अगली बात जो भू माफिया की बात कर रहे हैं,
जिस जमीन पर फॉरेंसिक लैब बननी है वो जमीन 2014 में बेची गई थी अंतरिक्ष लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड को, और ये कहते हैं कि कोई भूमाफिया दूसरा था। इनकी सरकार ने जमीन खरीद के इनकी सरकार में बेचा जाए, भूमाफिया कहीं दूसरी सरकार में आ जाता है। अगली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर हम वोट मांगने जाएंगे तो विधायक गांव के लोग या हमारे जनता हमें भगा देगी। अभी हाल की घटना है, वीडियो वायरल हुआ, अभी जानते होंगे, बागपत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पानी में चलवा दिया जनता ने। तो ये अपनी आप बीती यहाँ पे आके सुना दे सकते हैं। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग सर आपके पास क्या है, जल्दी से बताइए सर, मुझे वाइंड अप करना है। आपके पास क्या है सर? मैं बता रहा हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। खेड़ा एक कंपनी का नाम बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी तक पूरे 4-4.5 साल में स्थापित हुई है, जहाँ पे कुछ काम चल रहा हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना ढिढोरा पीट रहे हैं, एक कंपनी का नाम बता देंगे, अभी इसी शो में बता दें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण इन्होंने क्या दिया, ये तो संवैधानिक अधिकार है। 11,027 पद जो ओबीसी के मार के बैठे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलना था वो नहीं मिला है, वो कब देंगे पहले ये बता दें। अब ये मुझे बता कि आईआईटी में आरक्षण कब देंगे, एनआईटी में ठीक है सर, सवालों का दौर जारी है, चुनाव का मौसम है और ये लगातार सवाल पूछे जाते रहेंगे। समय मेरे पास मुद्दा में इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवालों के इतर नए सवाल और फिर उन सवालों के जवाब में कुछ और सवाल, सवालों के इर्द गिर्द ही फिलहाल यूपी की राजनीति दिखाई देती है। बहुत कम समय है जब चुनाव में प्रदेश जाएगा, उससे पहले हर पार्टी की यही कोशिश है कि अपने रिपोर्ट कार्ड को उत्तम रिपोर्ट कार्ड बना दे, लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। इस खास कार्यक्रम में इतना है।